हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब दोस्त मेरे। तो आज की क्लास के लिए आप सभी भाई रेडी हैं? जीके जीएस की एक और धमाकेदार जो है वो क्लास आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ठीक है, आज की क्लास के 20 क्वेश्चन जो हैं दमदार क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें से आपको टारगेट जो है आज 15 प्लस का टारगेट जो है आपको दे रहा हूँ। क्लियर है सभी दोस्तों को? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रहा है, दिख वगैरह सब ओके रहा है, कोई इशू तो नहीं? ठीक है, अगर सब ओके है तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और बाकी बातें जो रहेंगी वो बीच में करते रहेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप ग्रुप का दिया होगा नीचे लिंक, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त याद से। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे नीचे पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले ऊपर। चलिए, तो बात की गई है यहाँ पे 2008 और 2010 की। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था भाई, बेरोजगारी जो मंदी छाई थी 2008 और 2010 में। इन्होंने पूछा कि वो कौन सा एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, वो कौन सा प्रकार है। देखिए, फ्रिक्शनल बेरोजगारी भी होती है, स्ट्रक्चरल भी होती है और साइक्लिकल भी होती है। और जब बात की गई है 2008 से 2010 की, तो ये थी कौन सी? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट थी। इसमें होता क्या है, जब डिमांड होती है ना प्रोडक्ट की, मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे सैनिटाइज़र की, मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद उसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल गिर गई, नीचे आ गई जब कोविड गया। तो वैसा जब होता है, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो गिर जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन होती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उस कैटेगरी की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम कहते हैं साइक्लिकल। ठीक है, जो कि 2008 और 2010 में आई थी। इसके सिवा स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल क्या क्या है इसमें? क्या होता है कि देखिए, जब कंपनी जो है, एक कंपनी है, उसे स्किल्स चाहिए। उसे स्किल्स कौन सी चाहिए? एक बंदे में जो उसने हायर करना है, जिसको उसने जॉब देनी है, उसको चाहिए उसमें भाई टेक्निकल स्किल्स बहुत होनी चाहिए। ठीक है, कि कंप्यूटर के रिलेटेड स्किल्स चाहिए, डाटा एनालिटिक्स के रिलेटेड चाहिए। बट जो बच्चा है, जो एम्प्लॉय जॉब लेना चाहता है, जो उसको कौन सी स्किल्स है भाई? उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है उसकी। क्लियर है? वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अच्छा है बच्चा। बट उसको जो है, ये जब इनकी स्किल्स जो हैं वो नहीं मिलती, स्किल्स जो मिसमैच होती हैं, स्किल्स जब मिसमैच होती हैं, तो स्ट्रक्चरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो आता है। साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल दो इंपॉर्टेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो कि ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग सोशो रिलीजियस कम्युनिटी वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा मेरे भाइयों, इनमें से कौन सी सोशो रिलीजियस कम्युनिटी पूछा गया है यहाँ पे, जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये जो है भाई कब की गई थी फाउंड? मैं फाउंड बता देता हूँ, 1828 में फाउंड की गई थी। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था ब्रह्मो समाज। क्या नाम था भाई? इसका नाम था ब्रह्मो समाज। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था भाई, उस टाइम पे जो भी चीज़ें होती थी ना, रिचुअल्स, बड़े कर्म कांड होते थे, सैक्रिफाइस होते थे जानवरों के, उन सब से अलग करना लोगों को, वो इसका मेन जो है वो मोटिव था। क्या था मेन मोटिव? वो बोलते थे परमात्मा जो है उनकी सेवा आप करो, उनकी वर्शिप करो, ठीक है, इनकी वर्शिप ना करो। तो ये जो इसका मेन मोटिव था ब्रह्मो समाज का, जो कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था मेरे भाई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इनके सिवा एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिख लीजिए। प्रार्थना समाज मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ये लिखवाता हूँ, वो लिख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम में आएंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया तो था बट याद भूल गया। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो लिखो, प्रार्थना समाज लिखो। आत्माराम पांडुरंग, क्या है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज आया, ठीक है, ये इनके द्वारा आया। इसके सिवा आर्य समाज आता है, आर्य समाज भी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज किसके द्वारा आया है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइएगा साथ साथ में, तो बेस्ट रहेगा आपके। ठीक, ये आर्य समाज इसके द्वारा है, आर्य समाज, यहाँ ऑप्शंस छोड़िए, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आया है। बाकी और भी बहुत से समाज हैं, उनकी मैं आपको जस्ट क्लास खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो लिस्ट एक भेज देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, फिर इसके सिवा जंग बंगाल मूवमेंट। जंग बंगाल मूवमेंट तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, अगर किसी भाई को याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। जंग बंगाल मूवमेंट जो है उसका मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में करवाया था,
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर बिल्ट शीश महल इन आगरा? शीश महल जो है वो कौन से मुगल एम्पायर के द्वारा बनाया गया है? शीश महल की बात की गई है भाई, तो शीश महल जल्दी से बता देंगे सभी दोस्त जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक चीज़ आपको एक मैं ट्रिक के तौर पे एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आगरा की बात आ जाए ना कि आगरा में कौन से मुगल ने बनाया, तो आगरा में आप ऑलमोस्ट जा सकते हैं शाहजहां के साथ। किसके साथ जा सकते हैं? शाहजहां के साथ, क्योंकि आगरा में ऑलमोस्ट चीज़ें जैसे ताजमहल हो गया, शीश महल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गई, ये सब जो है ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं ये किसने बनाई हैं? शाहजहां ने बनाई हैं। अगर बात की हो कहाँ की? आगरा की। क्लियर है, आगरा की बात हो तो आप शाहजहां के साथ जा सकते हैं। तो इसमें शीश महल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया मेरे भाइयों? तो शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। इसके सिवा और जो भी इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे वो आगे की क्लासेस में आपके एग्जाम आने से पहले पहले कवर हो जाएंगे। तो सभी भाई जो है वीडियो को लाइक करते हुए आगे को बढ़ेंगे। वीडियो एक बार सभी दोस्त लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बताइए भाई, कौन सी स्टेट, कौन से राज्य की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा थी? कौन सी स्टेट, कौन से राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी? तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग डांस इज ऑल्सो नोन एज इकहारा? इकहारा डांस है, ये आपको मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले भी। इकहारा डांस जो है, ठीक है, इसमें डांसर क्या करता है? सिंगल परफॉर्मेंस करता है बहुत सारे रोल्स के साथ। ठीक है, इसमें क्या करता है? बहुत सारे रोल करता है सिंगल परफॉर्मेंस में। तो ये कौन सा डांस आता है? ये भरतनाट्यम आता है। भरतनाट्यम मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ का भाई? जल्दी से, तो भरतनाट्यम आ जाएगा हमारा तमिलनाडु का। कथक कहाँ का आ जाएगा? यूपी का आ जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का आ जाएगा? आंध्रा का आ जाएगा। क्लियर है। कथकली बच गया, कथकली केरला का आ जाएगा। केरला का एक और क्लासिकल डांस है जिसे हम क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अगर आपको क्लास फास्ट लगे तो ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे स्लो करके देखने का, आप स्लो कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लगती है तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट आप जो है वो साइड से कर सकते हैं। क्लियर है। और भरतनाट्यम जो है ये सबसे ओल्डेस्ट भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कल्टीवेशन ऑफ बीट थ्राइव्स बेस्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल? जो गेहूं होते हैं, बीट होती है, उसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है भाई? गेहूं की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर पीली मिट्टी, या फिर अच्छे जल निकास वाली गोमट मिट्टी? अच्छे जल निकास वाली कौन सी मिट्टी होती है? जो क्लेई टाइप नहीं होती है, जहां से पानी का फ्लो बना रहता है और पानी निकल जाता है जिसमें से। ठीक है, जिसे आप थोड़ी सैंड टाइप की मिट्टी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना नॉर्मली अपने गांव में बारिशी मिट्टी, वैसी। तो ये कौन सी मिट्टी होगी? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जो है ये गेहूं के लिए सबसे अच्छी रहती है। कौन सी? लोमी सॉइल। और अगर बात कर ली जाए राइस के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी रहती है, तो राइस के लिए रहती है क्ले वाली सॉइल। जो क्लेई सॉइल होती है ना, वो राइस के लिए सबसे अच्छी रहेगी। इसके सिवा कॉटन के ऊपर भी पूछ लिया जाता है, कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है? तो कॉटन के लिए रहती है ब्लैक सॉइल। क्लियर है। राइस के लिए क्लेई सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा रुका रहे। कॉटन के लिए होनी चाहिए ब्लैक सॉइल। और बीट के लिए, गेहूं के लिए होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहे। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? किसी भाई को कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो बेझिझक जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है। आपके डाउट का आंसर जो आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है? मूसिस एंड लीचन्स आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट? ये भाई वो होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, आप अपनी लैंग्वेज में लोकल पता नहीं क्या बोलते होंगे। लीचिस तो नॉर्मल बोलते ही है ना। ठीक है, तो वो जो है वो किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, टेम्परेट में, या फिर टुंड्रा में? कॉनिफेरस कौन से होते हैं भाई? इनके ऊपर क्वेश्चन जो है बनते हैं कॉनिफेरस के ऊपर। इसमें कौन से आते हैं? ऑक के ट्री आते हैं, पाइन के ट्री आते हैं, जो लंबे लंबे देवदार के ट्री होते हैं ना, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, वो वाले ट्रीज अगर पूछते हैं कई बार कि वो किस टाइप में आते हैं, तो वो कॉनिफेरस में जो है वो आते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो लीचिस जो है या मोसिस जो है ये किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं टुंड्रा वन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ठीक रहेगा। क्योंकि लीचिस जो है, मोसिस जो है, एक तो इनको चाहिए होता है कोल्ड क्लाइमेट और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। कोल्ड क्लाइमेट प्लस थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जो है जिसकी ये मांग करती हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज अ बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन मैथमेटिशियन। एक व्यक्ति, ठीक है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये बुक का नाम ही है भाई, ठीक है, बायोग्राफी का नाम है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा था, हाँ। तो उसकी बायोग्राफी जो है वो सॉरी ये बायोग्राफी जो है किस व्यक्ति के नाम पे लिखी गई है? सीवी रामन, श्रीनिवास रामानुज, या फिर हरिगोविंद, या सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे। जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने दीजिएगा। सीवी रामन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इनको नोबेल प्राइज मिला था, क्लियर है, इनको नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद में। सीवी रामन के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। तो अभी बात की गई है मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो है जो अंत तक जानता था व्यक्ति, उसका नाम क्या था? तो श्रीनिवास रामानुजा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। रामानुजा जो है इनके ऊपर बेस्ड ये बायोग्राफी लिखी गई है। चलिए सभी दोस्त एक बार बता दीजिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और लाइक करके बताइए सभी दोस्त। अगर अच्छे लग रहे हैं तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कैपिटल? इनमें से कौन सी एक ऑप्शन है जो एक फिक्स्ड कैपिटल हम नहीं मान सकते? कौन सी है जो फिक्स्ड कैपिटल नहीं है? फिक्स्ड कैपिटल होती क्या चीज़ है? स्थिर पूंजी हम किसे कहते हैं? स्थिर पूंजी वो होती है कि जिसे हमने अभी एक बार ले लिया, रख लिया, ठीक है, वो हमारी परमानेंट हो जाएगी, उससे हम और पैसे कमा सकेंगे, जैसा कुछ कह लीजिए, बट एक टाइप की वो हमारे पास रहेगी रहेगी। क्लियर है? कंप्यूटर हमने ले लिया, वो स्थिर पूंजी हो जाएगी। टरबाइन हमने ले लिया, स्थिर पूंजी हो जाएगी। बिल्डिंग हमने ले ली, स्थिर पूंजी हो जाएगी। एसेट्स में आ जाएगा ये, इससे हम और कमाएंगे। मनी जो है ये स्टेबल नहीं है, मनी स्टेबल नहीं है, ये स्थिर पूंजी जो है वो नहीं है, क्योंकि मनी जो है ये एसेट्स में नहीं आती है, मनी एसेट्स में नहीं आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता हुआ दिखाई देगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच गैस वॉज द मेजर प्रोपेलेंट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल में भाई गैस का हादसा हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट जो होते हैं ना, सबसे खतरनाक घातक, उनमें से एक था वो। उसको वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है इस हादसे को। तो इन्होंने इस हादसे में पूछा हुआ है कि इसमें कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी। तो इसमें मिथाइल जो है वो लीक हुई थी, बट मिथाइल कौन सी? आइसोनेट, ठीक है, आइसोनेट जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ये भी ऑप्शन है मिथाइल, यहाँ पे भी बच्चे हो सकते थे कंफ्यूज, बट इसीलिए मैंने ये दो कर दिए कि नाम याद रहे आपको। आइसोनेट जो है ये भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी, भोपाल में हादसा हुआ था 1984 में, उसमें ये गैस लीक हुई थी। और ये जो चीज़ है ये इतनी खतरनाक क्यों बन गई थी? क्योंकि भाई ये गैस जो है ये कलरलेस गैस थी, जहरीली भी थी, पॉइजनस भी थी, और फ्लेमेबल भी थी। फ्लेमेबल समझते हैं ना आप, जैसे हवा के कांटेक्ट में आएगी आग लग जाएगी इसको एकदम से, ये उस टाइप की गैस थी। इसलिए जो है ये ट्रेजेडी जो है ये बहुत ही खतरनाक हादसों में मानी जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है मेरे भाई वो कौन से वर्ष में पास हुआ था? जल्दी से आंसर आने दीजिए। 2013, 14, 15 या फिर 12, किस वर्ष में जो है वो पास हुआ था? तो इसकी डेट जो है वो है 5 जुलाई। आगे ईयर बताइए सभी दोस्त जल्दी से। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी ईमान से जल्दी से अपना कमेंट में आंसर आने दीजिए, चाहे गैस ही कीजिए कि कौन सा जो है वो वर्ष है। बहुत बढ़िया। तो आंसर हमारा सही जो रहेगा वो रहेगा 2013। 2013 में जो है 13 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो पास किया गया था, जिसकी अंडर की गांव और शहर दोनों के लोग कवर किए जाएंगे। जो उस काबिल नहीं है खाना कमाने के, तो उनको जो है, जो बीपीएल की कैटेगरी में आते थे या अंडर बीपीएल रहते थे, तो उनको जो है वो खाना जो है वो दिया जाता था। और सबसे पहले जो शुरुआत की थी हमारे छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने हमारे शुरुआत की थी सबसे पहले इस स्कीम के अंडर। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सभी दोस्त जो है वो लास्ट तक पूरे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ताकि एग्जाम में आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि ये क्वेश्चन आ सकता था, ये हमने पढ़ा था, ये भूल गया था, ऐसा कुछ ना रहे। सभी अटेंड कीजिए, उसके बाद इनकी रिवीजन कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे 1-2 बार, तब तक ये क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में नहीं बैठने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन सा भाई हॉकी का खिलाड़ी था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा भी था? कौन सा
हॉकी का खिलाड़ी था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा भी था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, बार बार जो है एक बार जो चीज़ करवा दूंगा पीछे, वो आगे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि क्लासेस जो है आपकी लगातार आ रही हैं, कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। आप ध्यान से क्लासेस सभी अटेंड कीजिए और उन्हीं से क्वेश्चंस जो हैं वो बनाइए। क्लियर? तो चलिए जल्दी से को क्या आंसर रहेगा? जयपाल सिंह मुंडा जो है ये हमारे बिल्कुल सही आंसर रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हैं वो मेंबर भी रहे हैं। कहाँ से थे ये कहाँ से थे? ये अपने बिहार से थे। कहाँ से? बिहार से। और ये हॉकी के कैप्टन भी थे। हॉकी टीम के, अपनी इंडिया की टीम के कैप्टन भी थे। बात की जा रही है बिहार की, तो भाई सन 2000 में बिहार से एक पार्ट को अलग किया गया था, जिससे क्या बनाया गया था? झारखंड। क्या बनाया गया था? झारखंड बनाया गया था बिहार से अलग करके सन 2000 में, और जो कि 28 नंबर की स्टेट बनी थी। 28 नंबर का राज्य जो है वो झारखंड बन गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन 1956 में प्रमुख विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड डिड रुक्मणी देवी अरुणदाले एंड एमिनेंट भारतनाट्यम डांसर रिसीव? देखिए रुक्मणी देवी जो हैं ये भाई भारतनाट्यम का डांस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इनको जो है वो इस फील्ड में कौन सा अवार्ड जो है वो मिला था? तो इनको मिला था पद्मा भूषण। कौन सा मिला था? पद्मा भूषण मिला था। एक भूषण होता है, एक विभूषण होता है, ठीक है? इन दोनों में जो है वो डाउट नहीं करना है, दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। रुक्मणी देवी जी को कौन सा मिला था? पद्मा भूषण मिला था। और ये किस डांस कैटेगरी में थे, किस डांस की फॉर्म में थे? तो ये थे भारतनाट्यम की। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और भारतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट जो है वो डांस फॉर्म है। क्लियर यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसके साथ सभी भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। जो भाई हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जहाँ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई, ताकि जो भी अपडेट्स आएंगे यूट्यूब चैनल पे हमारे टाइम टू टाइम आपको वो है वो मिलते रहेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड हेरिटेज से डे जो है, विश्व विरासत दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया। तो 18 अप्रैल बिल्कुल सही। जो बच्चे 18 अप्रैल को आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही। 18 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। इसके सिवा 8 सितंबर की बात की है, 8 सितंबर की, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर इसके आगे और कौन सा ऑप्शन है भाई? 21 जून को भी एक दिन होता है। कौन सा होता है? इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। फिर 15 मार्च को भी एक डे होता है, कंज्यूमर राइट डे। कौन सा डे? कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे। क्लियर है सभी दोस्तों को? देखिए मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चंस जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा यहीं से पढ़ रहे हो तो यही वाले करो। जो भी आपके पास सोर्स, आप बुक से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बस उनके नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए 2-3 बार, फिर आप कहीं जाके जो है सिलेक्शन के करीब करीब पहुंचेंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल, मटेरियल बहुत है और कंपटीशन भी बहुत है, तो बच्चे उसी में कंफ्यूज रहते हैं। मटेरियल एक पकड़ लीजिए, एक मटेरियल के साथ स्टिक हो जाइए और उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है जहाँ तक सभी दोस्तों को? कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वो पीरियड ऑफ लाइफ बताइए जब बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो अंडरगोज चेंजेस हो रहे होते हैं उसमें, ठीक है? चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। देखिए वो उस एज को हम क्या कहते हैं जब स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें चेंजेस आने लग पड़ते हैं बॉडी में। वो कौन सी एज होती है? क्या वो मैच्योरिटी होती है, एडोल्सन होती है, या बर्डिंग होती है, जहाँ क्लोनिंग होती है? तो वो होती है एडोल्सन एज। कौन सी एज होती है? एडोल्सन एज होती है जब बॉडीज जो है हमारी चेंजेस होने लग पड़ती है, ठीक है? और ये एज कब से कब तक होती है? 11 टू 18-19 तक, ठीक है? 11 साल से लेके 18-19 साल तक जो है एडोल्सन एज का जो है वो पीरियड रहता है, जिसमें कि मेजर चेंजेस जो हैं या ड्रास्टिक चेंजेस आप कह सकते हैं हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन?
स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जो है इम्फाल के निर्माण में किस संगठन ने जो है भाई सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल जो है इसको बनाने के लिए, इसको बिल्ड करने के लिए किसने अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल जहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये दिया गया है माज़ागांव डॉक लिमिटेड मुंबई। किसके द्वारा? माज़ागांव डॉक लिमिटेड मुंबई। ये एक मराठी नेम है माज़ागांव, ठीक है, कि मेरा गांव। माज़ागांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा जो है मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक सभी दोस्त। अब इसके बाद देख लेते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और सभी दोस्तों ने इसके बाद ईमानदारी से बता देना है कि टोटल जो है आपके कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन सही गए हैं और आपको क्लास कैसी लग रही है। रिव्यू जरूर दे के जाना सभी दोस्तों ने, ठीक है, बिल्कुल फ्री में लिख सकते हैं आप। 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड लग जाएंगे, पर रिव्यू जरूर देके जाना कि क्लास कैसी लगी है, समझ आ रहे क्वेश्चन की नहीं आ रहे, और प्रोग्रेस आपकी कैसी है पहले का कंपैरेटिवली। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू आरसीएस रूट बताइए जो कि उड़ान स्कीम के अंडर 2023 में बने हैं। ऑफिशियल डाटा कहता है कि उड़ान स्कीम के अंडर जो है वो नए 60 रूट जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, कितने बने हैं? 60 रूट। रोड्स के ऊपर आप सभी को अच्छे से मालूम है कि बहुत काम कर रही है अभी की जो करंट गवर्नमेंट है। तो रोड इनिशिएटिव में जो है वो कितने बने हैं? 60 जो है वो बन चुके हैं। तो ये ऑफिशियल डाटा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाए। और अगर ये क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे घुमा के पूछ ले कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर जो है ये आता है। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मेरे भाइयों उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी दोस्तों को जो है वो क्लास समझ आई होगी अच्छे से, सभी दोस्तों को सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना डाउट जो है मेरे भाई पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए, करंट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे दिया रहेगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। तो वहाँ पे आपको जो है वो टाइम टू टाइम सभी अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। और वहाँ पे अगर कुछ पीडीएफ्स रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे दे दिया करूँगा। और बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, जहाँ एग्ज़ाम को लेके इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो सब भी आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो सभी दोस्त जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे मेरे भाइयों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद, जय भारत।